नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480969606097523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, studyforcivil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। दोस्तों नमस्कार, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आप सभी का स्वागत है। इस पर्टिकुलर वीडियो सीरीज में हम आरएएस प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए जो हमारी पेड क्विजेज हैं उसको वीडियो फॉर्मेट में देख रहे हैं, कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आज का। क्वेश्चन है, वॉरेन हेस्टिंग्स ने कलकत्ता में मदरसे की स्थापना किस वर्ष में की थी, हमको ये बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे एक मुस्लिम्स का डेलीगेशन कह लीजिए, उन्होंने पिटीशन फाइल की थी इनके अगेंस्ट में, मतलब इनके समक्ष वॉरेन हेस्टिंग्स के। ठीक है, 1780 में। ठीक है, तो उसी में मुख्य रूप से इनका मुद्दा ये था कि जो यंग मुस्लिम्स हैं उनको मुस्लिम लॉज की या मुस्लिम टीचिंग्स की जो ये संबंधित शिक्षाएं हैं वो दी जा सकें। तो उसके लिए इन्होंने इसकी स्थापना कलकत्ता में की, वॉरेन हेस्टिंग्स ने 1781 में। ठीक है, और इसमें जैसे एक फैक्ट ये पूछते हैं कि किसके कंट्रोल में ये मदरसा एस्टैब्लिश किया गया था, तो मौलवी मुइजुद्दीन, ठीक है, ये इनका नाम था, तो इसको ध्यान रखेंगे। ठीक, और वॉरेन हेस्टिंग्स के जैसे मुख्य रूप से समय काल जो है 1774 से 1785 तक आप देखेंगे, कई सारी घटनाएं हैं, तो इन सब के बारे में डिटेल में भी पढ़िएगा। ऑप्शन हम इसमें फर्स्ट को चुनेंगे। एक प्रमुख पुस्तक है अभिज्ञान शाकुंतलम, जिसके रचयिता है कालिदास। ठीक है, और ब्रिटिश शासनकाल जब स्टार्ट हुआ भारत में तो इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया गया। ठीक, तो ये किया था विलियम जोन्स ने और ईयर था ये 1780। ठीक, इसको भी ध्यान रखना, ईयर को भी ध्यान रख के चलेंगे, कई बार ईयर भी पूछ लेते हैं। ठीक है, नहीं माफ़ कीजिएगा, 1780 नहीं, ये 1789 था। ठीक है, तो ऑप्शन सेकंड जो है इसको चुनेंगे। 15 अगस्त 1906 को किसने राष्ट्रीय शिक्षा परिषद यानी कि नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना की? तो बंगाल के रीजन में जो उस समय के नेशनलिस्ट थे उनमें से सतीश चंद्र मुखर्जी, सतगुरुदास बनर्जी, ठीक है, ये सब जो है मिल करके इन्होंने इसको स्टार्ट किया। और मुख्य रूप से जो कह लीजिए ऑब्जेक्टिव था इस समूह का मतलब स्टार्ट करने का, साइंटिफिक और टेक्निकल लिटरेसी को बढ़ाना। ठीक है, और जो अन्य कह लीजिए नॉलेज के एस्पेक्ट थे उस समय की जो जनता है उनके मध्य इन सब के बारे में अवेयरनेस फैलाने का। ठीक, नेक्स्ट है, डी के कर्वे के संबंध में कौन सा कथन सही है? सही पूछा गया है या गलत, बहुत ध्यान से देखा करिए। तो इनका पूरा नाम था ढोंडो केशव कर्वे। ठीक है, और 1858 में जो है बॉर्न हुए थे और डेथ का ईयर है 1962। ठीक है, तो तब तक में कई सारे इनके जो है इवेंट्स रहे इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के संबंध में। उसी में से है पहला कि इन्होंने बम्बई में 1916 में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। महाराष्ट्र के समाज सुधारक एवं सामाजिक कार्यकर्ता थे पॉपुलर, तो क्योंकि उसी रीजन से संबंधित थे। ठीक है, तो ये कथन भी हमारा ठीक है। और उन्होंने विधवाओं के उत्थान के लिए विधवा विवाह प्रतिबंध निवारक मंडली इसकी भी स्थापना की। तो विडो रीमैरिज के लिए भी काफ़ी सारे इनिशिएटिव्स उन्होंने चलाए थे। तो तीनों ही स्टेटमेंट हमारे यहाँ पे जो है वो ठीक है। दो स्टेटमेंट है, अब यहाँ पे देखिए गलत पूछा गया। ठीक है, तो यही चीज़ बहुत ध्यान से देखा करिए। आप प्री एज्यूम कर लेते हैं कि सही ही पूछा गया होगा और आप यहाँ पे दो स्टेटमेंट देखते हैं कि सही है, तो एमआर में आप जो है सही वाले विकल्प को गोला भर देते हैं, तो कई बार क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं उससे, तो इसलिए इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन है, राम मोहन राय ने डेविड हेयर एवं अलेक्जेंडर डफ के साथ मिलकर के कलकत्ता में प्रसिद्ध हिंदू कॉलेज की स्थापना की। और मदन मोहन मालवीय ने 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय जो कि BHU के नाम से फेमस है इसकी स्थापना की। ठीक है, तो दोनों बातें यहाँ पे जो है वो ठीक है हमारी, तो गलत इसमें कुछ भी नहीं होगा। ठीक, और इसी में ये चीज़ भी ध्यान रखिएगा कि जैसे यहाँ पे BHU का ईयर लिखा है 1916, तो हिंदू कॉलेज की स्थापना का वर्ष था 1817। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे दोनों को। नेक्स्ट है, चार्ल्स विल्किंस ने भगवत गीता का प्रथम आंग्ल अनुवाद किया था और इसकी प्रस्तावना किसने लिखी थी, ये बताना है। तो जैसे भगवत गीता है, ठीक है, तो ये मूल रूप से संस्कृत भाषा में थी। ठीक है, तो एक यूरोपियन थे काफ़ी पॉपुलर जो कि इस तरह के रीडिंग वगैरह की चीज़ों से संबंधित थे और मुख्य रूप से स्टडी ऑफ संस्कृत के लिए काफ़ी फेमस थे, चार्ल्स विल्किंस। ठीक है, तो इन्होंने भगवत गीता का प्रथम जो है ट्रांसलेशन किया इंग्लिश में। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखना है। और चूँकि जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की एक प्रीम्बल है, एक प्रीम्बल क्या होती है कि हमारे उस बुक में क्या मैटर है उसका एक सार होता है, क्रक्स होता है। ठीक है, तो
वैसे ही भगवत गीता का एक इंडेक्स लिखने का, प्रस्तावना लिखने का कार्य किया था वॉरेन हेस्टिंग्स ने, ठीक है। तो यहाँ पे सी विकल्प को चुनेंगे। तो ये दोनों बातें क्लियर हो गई, ठीक है। लेटर ऑन जो विल्किंस ने इंग्लिश में भगवत गीता को लिखा, ठीक है, तो उसका एक फ्रेंच में ट्रांसलेशन हुआ, ठीक है। तो कई बार वो भी पूछ लेते हैं। तो एक फ्रेंच स्कॉलर थे J.P. पैरोड, ठीक है, तो इन्होंने किया था। तो इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा। अब फ्रीडम स्ट्रगल टाइम पीरियड में कई सारे समाचार पत्र, पत्रिकाएं, लेख ये सब लिखे जाते थे। तो उसी के क्रम में समाचार पत्र तथा उनके संपादक का कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो इसमें अमृत बाजार पत्रिका जो है, ये इसका प्रकाशन सबसे पहली बार हुआ 1868 में, ठीक है। और इसके एडिटर्स कौन हुए? शिशिर कुमार घोष और मोतीलाल घोष, ठीक है। तो ये वाला गलत था हमारा। अगला है स्वदेश मित्रम नामक तमिल समाचार पत्र का संपादन किसने किया? तो तमिल भाषा का था, ये ध्यान रखेंगे। मद्रास से प्रकाशित हुआ, ठीक है, सबसे पहली बार, और जी सुब्रमण्यम अय्यर के द्वारा, ठीक। इसमें से किस समाचार पत्र से मदन मोहन मालवीय संबंधित नहीं थे? तो मदन मोहन मालवीय ने भी कई सारे जो है इसमें पेपर्स में जो है प्रकाशन का कार्य किया, एडिटिंग का। तो जैसे लीडर है ये इंग्लिश का था, ठीक है, और तो इसका प्रकाशन स्टार्ट हुआ 1909 में, ठीक है। अभ्युदय ये 1907 में स्टार्ट किया था इन्होंने। मर्यादा को स्टार्ट किया था 1910 में, ठीक। और कीर्ति जो है ये मदन मोहन मालवीय से संबंधित नहीं है। ये एक प्रकार का पेपर था, 1926 में स्टार्ट हुआ था पंजाब से, और इसके एडिटर थे संतोष सिंह, ठीक। भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी, चौपट राजा, ये दो पुस्तकों के लेखक कौन थे ये बताना है। तो काफ़ी फेमस पुस्तकें हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र की, ठीक, ऑप्शन बी। राधाकांत देव के द्वारा स्थापित धर्म सभा के संबंध में कौन सा कथन गलत है, ठीक। तो यहाँ पे सारे स्टेटमेंट्स को देख लेते हैं। देखिए, इसकी स्थापना हुई थी जो है करीब, ठीक, और इन्होंने ब्रह्म समाज का विरोध किया था, ठीक है, ये बात ठीक है। और जो है हिंदू कट्टरवाद का समर्थन किया था इन्होंने, ठीक है, और पाश्चात्य शिक्षा का विरोध नहीं किया था, ठीक है। ये वाला कथन हमारा जो है गलत हो जाएगा। पाश्चात्य जो वेस्टर्न एजुकेशन था, मुख्य रूप से ब्रिटिश एजुकेशन, उसका इन्होंने समर्थन किया था एज अ इंस्टीट्यूशन, और उसके प्रचार में जो है सहयोग किया भारत में, ठीक। और राधाकांत देव का नाम इसमें ध्यान रखिएगा, ये इसके संस्थापक थे, ये अक्सर पूछ लिया जाता है ये। फिर से देखें क्या सुमेलित नहीं है हमारे पास। कुछ मतलब संगठन हुए ब्रिटिश शासनकाल के, और उसके संस्थापक का नाम लिखा है। तो देव समाज जो है ये गलत हो जाएगा। इसकी फाउंडेशन अराउंड 1887 में हुई लाहौर में, ठीक है। और शिव नारायण अग्निहोत्री जो है ये इसके संस्थापक थे। अगला है कांग्रेस के द्वारा 1938 में स्थापित राष्ट्रीय नियोजन समिति का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो 1938 में नेशनल प्लानिंग कमेटी बनी थी, इसको ध्यान रखिएगा, कांग्रेस के जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी उसके तत्वावधान में। और इनका जो मुख्य रूप से एक गोल था, ठीक है, तो एक इकोनॉमिक प्लान सेटअप करना था उस समय के भारत के हिसाब से, जिसके मुख्य रूप से जो उद्देश्य हैं वो सफिशिएंट लिविंग स्टैंडर्ड्स जो है वो प्रदान करें जो उस समय की भारत की जनता थी उसके लिए, ठीक। तो इसके प्रथम अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। अगला है देश प्रेम धर्म है तथा धर्म भारत के प्रति प्रेम है। ऐसे कई सारे स्टेटमेंट्स हैं फेमस हमारे लीडर्स से संबंधित कॉलोनियल पीरियड के। तो उसी में से ये जो पूछा गया है किसका है, तो इससे संबंधित है हमारे बंकिम चंद्र चटर्जी, ऑप्शन सी। अगला है भारतीय लोगों को शिक्षित करना हमारा नैतिक कर्तव्य है, यह कथन किसका है, ठीक। तो ये जो है लॉर्ड मेयो, सेंसस के संबंध में आपने इनको पढ़ा होगा, तो ये इनका ही स्टेटमेंट था। दो स्टेटमेंट हमारे पास फिर से हैं, कौन सा गलत है इसको देख लेते हैं। सर सैयद अहमद खान ने कहा था कि हिंदू और मुस्लिम भारत की दो आंखें हैं, ठीक है। तो वैसे ये कांग्रेस से जो है कह लीजिए सहमत नहीं रहते थे प्रमुख रूप से, परंतु जो है यहाँ पे दोनों हमारे समुदाय के लोगों के लिए इन्होंने ये स्टेटमेंट यूज़ किया था, तो ये वाला ठीक है हमारा। दूसरा है राजनीतिक स्वतंत्रता राष्ट्र की प्राणवायु है, ये रामकृष्ण परमहंस ने कहा था, तो ये गलत है, ये अरविंदो घोष का स्टेटमेंट है, ठीक। इसमें देखें 1872 में नेटिव मैरिज एक्ट किस गवर्नर जनरल के समय पारित हुआ? तो ये जो है इनेक्टेड हुआ था लॉर्ड नॉर्थब्रुक के टाइम पीरियड में, ठीक। और बेसिकली इस एक्ट का पूरा नाम था इंडियन क्रिश्चियन मैरिज एक्ट, ठीक। और उसको जो पॉपुलरली जो है नेटिव मैरिज एक्ट के नाम से जाना गया, तो ध्यान रखेंगे ऑप्शन बी।
अगला है अहमदिया आंदोलन, इसमें से किसने शुरू किया था? तो मिर्ज़ा गुलाम अहमद के द्वारा अराउंड 1889 में, ठीक, इसको स्टार्ट किया गया। और एक प्रकार का अगर हम बात करें अहमदिया मूवमेंट के बारे में, तो ये कह लीजिए रिफॉर्मेटरी इन नेचर था, ठीक है। किस पर्पज़ से? कि जो इस्लाम था उस और लोगों के मध्य लिबरलिज्म लाना है, ठीक है, अन्य लोगों के प्रति वो उदार बने, ठीक। तो इस रेफरेंस में इसको स्टार्ट किया गया। ऑप्शन इसमें जो है बी को चुनेंगे। निम्नलिखित में से कौन इंडियन रिपब्लिकन आर्मी का सदस्य था? ठीक, तो एक ये कह सकते हैं शॉर्ट लिव्ड रिवॉल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन था, जिसको कि अराउंड 1930 में सूर्य सेन और जो ये थे अनुशीलन समिति के मेंबर्स थे, इन्होंने फाउंड किया था। और इसमें यहाँ पे गणेश घोष, कल्पना दत्त, आनंद गुप्ता, प्रीति लता वाडेकर है ना, ये सारे ही मेंबर थे इसके। तो यहाँ पे इसका स्थापना का वर्ष 1930, और इन लोगों के नाम हो सके तो ध्यान रखेंगे। कई बार ये दे देते हैं ऑप्शन में कि इन 5-6 नामों में से कौन इस संगठन से संबंधित नहीं था, तो इस तरह की चीज़ें पूछी जाती हैं, तो इस वजह से पढ़ना ज़रूरी है। निम्नलिखित में से किसने लाला लाजपत राय को प्रिंस अमंग पीस मेकर्स ये कह करके संज्ञा दी थी? तो मोतीलाल नेहरू जी का जो है ये कथन है। यहाँ पे 3 स्टेटमेंट है, कौन सा सही है ये देखना है। सुखदेव, भगत सिंह व राजगुरु को लाहौर सेंट्रल जेल में फांसी हुई थी, ठीक है, तो ये बात जो है हमारी ठीक है। 1931 में जो लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस था उसके रेफरेंस में इन्हें जो है फांसी हुई। राजेंद्र लाहिड़ी को गोरखपुर जेल में फांसी हुई थी, ये गलत है। और राम प्रसाद बिस्मिल तथा रोशन सिंह को गोंडा जेल में फांसी हुई, ये वाला भी गलत है, ठीक है। जैसे यहाँ पे जो ये काकोरी ट्रेन एक्सीडेंट वाला 1925 का मामला था, उसके रेफरेंस में फांसी दी गई थी जो है ब्रिटिशर्स के द्वारा, राम प्रसाद बिस्मिल और इसमें रोशन सिंह, राजेंद्र लाहिड़ी और अशफाक उल्ला खान, इन सबको, ठीक है। तो राजेंद्र लाहिड़ी जो है इनको गोरखपुर जेल में जो है नहीं, गोंडा जेल में फांसी दी गई। और राम प्रसाद बिस्मिल को यहाँ गोरखपुर में हुई, ठीक है, तो ये मतलब आपस में इंटरचेंज किया हुआ था। और रोशन सिंह की जो फांसी हुई थी प्रयागराज में नैनी जेल में, ठीक। तो इस वजह से 2 स्टेटमेंट गलत थे, सिर्फ एक सही था। इसमें देखें फिर से कौन सा युग्म हमारा सुमेलित नहीं है, कुछ ऑर्गेनाइजेशन और फाउंडर का नाम। तो आत्म उन्नति समिति जो है ये एक विपिन बिहारी करके थे, ठीक है। इसमें भीकाजी कामा जो है ये गलत दिया हुआ है, बाकी के अन्य विकल्प जो है वो ठीक है, इनको आप देख लीजिएगा। 1857 की क्रांति के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? ठीक, तो यहाँ पे चारों स्टेटमेंट में अगर हम देखें तो इस क्रांति के समय ब्रिटिश पीएम चर्चिल था, ये वाला गलत है। 1857 के टाइम पीरियड में देखेंगे तो विस्काउंट पामस्टन जो है ये ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर रहे, ये गलत हो जाएगा। ये 2 स्टेटमेंट ऊपर के हमारे ठीक हैं। 3 स्टेटमेंट है, कौन सा सही नहीं है? तो इसमें रामोसी विद्रोह पश्चिम बंगाल में नहीं, ये वेस्टर्न महाराष्ट्र में हुआ था, तो दूसरा गलत हो जाएगा। बाकी के 2 हमारे ऑप्शंस जो हैं वो देख लीजिए, इनको ठीक है। अब इसमें देखें 2 कथन फिर से हमारे पास है, कौन सा गलत है ये देखना है। तो निर्वाचन आयोग एक स्थायी व स्वतंत्र निकाय है, तो ये बात ठीक है। हमारा जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वो एक परमानेंट बॉडी है, इंडिपेंडेंट है ना, किसी भी इंटरफेरेंस से, और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ठीक। तो ये कथन हमारा बिल्कुल ठीक है। और राज्य में होने वाले पंचायतों व निगम चुनावों से चुनाव आयोग का कोई संबंध नहीं है, इसके लिए संविधान में अलग राज्य निर्वाचन आयोग की व्यवस्था है। तो चूंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो इलेक्शन करवाता है, जैसे प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट है ना, लोकसभा, राज्यसभा, ठीक है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज, ठीक है, परंतु जो पंचायत चुनाव होते हैं या अर्बन लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन होते हैं वो करवाती है स्टेट की जो इलेक्शन कमीशन बॉडीज़ हैं वो, ठीक है। तो इस वजह से दूसरा स्टेटमेंट भी हमारा ठीक है, तो यहाँ पे डी को चुनेंगे। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत निर्वाचन आयोग को संसद व राज्य विधानमंडल आदि के निर्वाचन की जिम्मेदारी दी गई है? तो अभी हमने जैसे बताया ऊपर, तो ये सब कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न जो हमारा है आर्टिकल 324 से आगे के जो अनुच्छेद हैं, और मुख्य रूप से इलेक्शन कमीशन के बारे में 324 में बात की गई है, तो सी ऑप्शन को चुनेंगे। मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है? तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में स्ट्रक्चर क्या होता है? एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं और 2 अन्य इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं, ठीक। तो प्रावधान ये है
कि 6 वर्षों के लिए या तो उनकी अपॉइंटमेंट हो जाए, या मान लीजिए अगर उनकी अपॉइंटमेंट होती है जब वो 62 साल के हैं, तो 65 साल की अगर एज तक में जो है जब कंप्लीट हो जाएंगे तो रिटायर हो जाएंगे, ठीक है। तो 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष आयु, जो भी पहले हो, तो इसमें बी विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। संविधान के किस भाग में निर्वाचन से संबंधित प्रावधान उल्लेखित हैं? तो पार्ट 15, ठीक है, आर्टिकल 324 से 329 के मध्य, ठीक। अगला है लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के लिए निर्वाचनों का वयस्क मताधिकार के आधार पर होना किस अनुच्छेद में ऐसा प्रावधान है? तो चूंकि एडल्ट सफरेज यानी कि जो लोग 18 साल या उससे ज़्यादा के हैं वो लोग इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करेंगे, तो ये प्रावधान किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो ये 326 में है, ठीक है। अच्छा, आपसे एक मेरा छोटा सा क्वेश्चन है, क्या आज़ादी के बाद से ही हमारी 18 साल थी एज वोट देने की, या उससे कम थी या ज़्यादा हुई? कुछ प्रावधान चेंज हुआ था क्या? जरा कमेंट कीजिए। तो संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत निर्वाचन संबंधित मामलों में न्यायालय के हस्तक्षेप की मनाही है? ठीक है, तो कोई भी इलेक्शन के प्रोसीजर में कोर्ट इंटरफियर नहीं कर सकता, ऐसा कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है आर्टिकल 329 में। यानी कि चूंकि हमारी इंडिपेंडेंट बॉडी है इलेक्शन कमीशन, तो उसके कार्यकलाप पे है ना सवाल उठा पाना, ऐसा किसी कोर्ट में भी जो है प्रावधान नहीं किया गया है, तो ध्यान रखेंगे आर्टिकल 329। अगला है मुख्य चुनाव आयुक्त जो हैं और अन्य जो निर्वाचन आयुक्त हैं उनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो ये जो है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा इनकी अपॉइंटमेंट होती है। संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उसके पद से उसी नीति से और उन्हीं आधारों पर हटाया जाएगा जिससे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है? तो सुप्रीम कोर्ट के जज हों या फिर इलेक्शन कमिश्नर हों, ठीक है, उनको अगर उनके ऑफिस से रिमूव करना है, ठीक है, तो जो हमारी पार्लियामेंट्री प्रोसीजर है उसके आधार पे ये दोनों के लिए सेम है। और इलेक्शन कमिश्नर के लिए जो ये प्रावधान बताया गया है आर्टिकल 324 सब क्लॉज 5 में, ठीक। अगला है लोकसभा एवं राज्यसभा के लिए चुनाव आयोग की अधिसूचना कौन जारी करता है? तो इलेक्शंस अब जैसे लोकसभा के होने वाले हैं, ठीक है, तो उसकी नोटिफिकेशन इशू करने का कार्य जो है केंद्र सरकार में, जैसे लोकसभा का इलेक्शन है तो प्रेसिडेंट करेंगे, और राज्यों के अगर इलेक्शन है तो वहाँ पे राज्य के संबंधित गवर्नर करते हैं। किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा मताधिकार की आयु को 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दिया गया? तो अभी ये मैंने आपसे ऊपर पूछा ही था, तो 61st अमेंडमेंट हुआ था 1988 में, उसके माध्यम से जो है ये 1989 से प्रभावी है ये मामला, और 18 वर्ष उसके माध्यम से ही किया गया, ठीक। निर्वाचन आयोग के कार्यों को इसमें चुनना है, तो जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उसका रिकॉग्निशन करना, और जो सिंबल वगैरह आरक्षित या आवंटित करना है, ये सब कार्य भी इलेक्शन कमीशन ही करता है, तो दोनों ही सही हो जाएंगे। राष्ट्रीय मतदाता दिवस किस दिन मनाते हैं भारत में? तो ये जो है प्रतिवर्ष 25 जनवरी को इलेक्शन की इंपॉर्टेंस और लोगों के बीच में इसकी अवेयरनेस फैलाने के लिए मनाया जाता है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है ना, तो CAG जो है उनकी व्यवस्था भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में की गई है? तो भाग 5 में जो सबसे अंतिम अनुच्छेद है आर्टिकल 148 से 151 के मध्य, तो मुख्य रूप से 148 में ही बात की गई है CAG की। कौन सा कथन इसमें सही है? CAG यानी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है भारत के, तो ये कथन ठीक है। और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा था कि CAG भारत के संविधान के तहत सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी होगा, तो यहाँ पे CAG के पद के संबंध में ये प्रावधान या कह लीजिए ये स्टेटमेंट भीमराव अम्बेडकर जी का है, जो कि ठीक है। और भारत में जो मुख्य रूप से सरकार के आंकड़ों या अकाउंट्स की जो कह लीजिए ऑडिट करने का काम है वो CAG का है, तो इस वजह से जो है एक चेक एंड बैलेंस का कार्य बहुत ही ज़रूरी जो है इस इंस्टीट्यूशन में निहित है, तो उस रेफरेंस में यहाँ पे स्टेटमेंट इन्होंने यूज़ किया था। दोनों ही कथन यहाँ पे हमारे ठीक हो जाएंगे, ऑप्शन C। CAG का कार्यकाल कितना होता है? तो जैसे भी हमने ऊपर इलेक्शन कमिश्नर के रेफरेंस में देखा था, तो इनमें भी 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो पहले हो जाए, है ना। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक संघ के लेखाओं संबंधित आवेदनों को किसके समक्ष प्रस्तुत करता है? तो जो भी अकाउंट्स हैं सरकार के, है ना, उसके संबंध में जो रिपोर्ट तैयार की जाती है ऑडिट की, वो सब प्रेसिडेंट को ये जो है प्रेजेंट करते हैं, और प्रेसिडेंट आगे जो है उसको लोकसभा या राज्यसभा जो हमारे संसद के दोनों हाउसेज हैं उसके समक्ष प्रस्तुत करवाते हैं। अगला है CAG राष्ट्रपति को कौन सा प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है? तो यहाँ पे देखिए ऑडिट रिपोर्ट्स जो भी हैं, है ना, एप्रोप्रिएशन अकाउंट, फाइनेंस अकाउंट्स, है ना, गवर्नमेंट अंडरटेकिंग्स की जो रिपोर्ट्स हैं,
तो ये तीनों हैं। यहाँ पे CAG के बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़िएगा, आजकल वैसे भी ये संस्था काफ़ी चर्चा में रही थी, तो आगे चीज़ें पूछे जाने की आशंका रहती है। फिर अब है नीति आयोग की स्थापना कब की गई थी, ये बताना है डेट। तो भारत में पहले एक संस्था थी प्लानिंग कमीशन, उसको रिप्लेस किया गया था नीति आयोग के द्वारा, और ये संस्थान हमारा जो है अस्तित्व में है 1 जनवरी 2015 से, ठीक है, ऑप्शन बी। अगला है नीति आयोग किस प्रकार का निकाय है, ठीक है। तो जिन संस्थाओं का उल्लेख संविधान के किसी अनुच्छेद में है तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होती है। कोई भी ऐसा संस्थान जो कि संसद के कानून को बना करके इस्टेब्लिश किया गया है तो वो स्टैट्यूटरी यानी वैधानिक निकाय होता है, ठीक। और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी यानी कि जो सिर्फ सरकार यानी केंद्र सरकार के एक ऑर्डर से, है ना, एग्जीक्यूटिव रिजोल्यूशन जिसको कहते हैं, उसके माध्यम से स्थापित किया जाए, वो होती है नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, या फिर कह लीजिए ये एग्जीक्यूटिव बॉडी, या है ना, ये एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी भी कह देते हैं कई बार। तो उसी का एग्जांपल है नीति आयोग, ठीक है, क्योंकि इसका कोई लॉ नहीं है, ये बस एग्जीक्यूटिव रिजोल्यूशन पे इस्टेब्लिश किया गया है प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करते हुए। निम्नलिखित में से किस समिति की सिफारिश पर केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन किया गया था। तो एक कमेटी बनी थी के संथानम की अध्यक्षता में, ऑप्शन बी जो है, इसका नाम था कमेटी ऑन प्रिवेंशन ऑफ करप्शन। तो उसके बाद एक ये बॉडी अस्तित्व में आई, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, जो मुख्य रूप से विजिलेंस की सारी एक्टिविटीज़ पे भारत की एक एपेक्स बॉडी है, और ये इस्टेब्लिश है भारत में वर्ष 1964 से, है ना, फरवरी 1964। तो ये समिति जो है संथानम समिति की अध्यक्षता या उसके रिकमेंडेशन पे बनाई गई थी ये बॉडी। अब केंद्रीय सतर्कता आयोग के संबंध में कौन सा कथन गलत है ये बताना है। तो केंद्रीय सतर्कता आयुक्त जो यानी ये सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर हैं भारत के CVC, उनका कार्यकाल जो है वो 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो उस तक होता है। तो ये कथन ही गलत है, क्योंकि यहाँ पे CVC के केस में मैक्सिमम 4 साल या फिर 65 वर्ष की आयु जो ये एज वाला है, ठीक है, ये होता है। तो इस वजह से पहला कथन हमारा गलत हो जाएगा। बाकी के जो 2 अन्य हमारे कथन हैं कि इसके सदस्य अपने कार्यकाल के पश्चात केंद्र तथा राज्य सरकार के किसी भी पद के योग्य नहीं होते, तो फर्दर इनको अपॉइंटमेंट नहीं मिलती है, ये बात ठीक है। और ये एक बॉडी जो हमारी है मल्टी मेंबर बॉडी है। तो दोनों स्टेटमेंट बाकी के ठीक हैं, पहला गलत था। अब 2 स्टेटमेंट फिर से है, कौन सा सही है। केंद्रीय सूचना आयोग की बात हो रही है, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, ठीक है। तो इसकी स्थापना 2005 में केंद्र सरकार के द्वारा की गई। तो ये बात ठीक है। हमारा RTI एक्ट बना था 2005 का, उसी के अंतर्गत इसकी स्थापना की गई है। और चूंकि RTI एक्ट एक हमारा लॉ है संसद का, ठीक है, तो उसी के अंतर्गत इसकी स्थापना की गई है। तो ये उस हिसाब से संवैधानिक बॉडी तो हुई नहीं है ना। तो वही यहाँ पे जो लिखा है कि केंद्रीय सूचना आयोग एक संवैधानिक निकाय है, तो ये गलत हो जाएगा। सिर्फ जो है पहला सही है। अब है कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय संघ सूची के अंतर्गत आते हैं। तो 3 प्रकार की लिस्ट आप पढ़ते हैं, यूनियन, स्टेट और कॉन्करेंट, ठीक है। तो डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स और बैंकिंग ये हमारी यूनियन लिस्ट का भाग है। पुलिस जैसे स्टेट लिस्ट है, एग्रीकल्चर स्टेट लिस्ट है, ठीक है। अंतिम क्वेश्चन देखेंगे हम, संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत में सहकारी संघवाद के ढांचे के भीतर एकीकरण कार्य के लिए खंड और प्रावधानों की सुविधा प्रदान करता है। इन अनुच्छेदों में से कौन सा हमारा उत्तर होगा, जरा आप हमको कमेंट करके बताइए, ठीक है। और यहाँ पे संबंधित फैक्ट्स को आप डिटेल में पढ़ लीजिएगा प्लीज़। हम इस सीरीज़ को आगे कंटिन्यू करेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।